आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में। ठीक है, सेल को लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है? लैटिन लैंग्वेज में सेल को क्या कहते हैं? लिटिल रूम। ये ध्यान देना है, सेल को लैटिन वर्ड में लिटिल रूम कहा जाता है ना, यानी छोटा कमरा। अगर देखें तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट कब किया था इन्होंने? 1665। किसमें? कॉर्क में। लकड़ी का जो लकड़ी होता है, लकड़ी की जो छाल होती है, उसमें इन्होंने देखा था और वो उनको सेल कैसा दिखा था? हनी कॉम्ब के जैसा। जैसे हनी कॉम्ब में छोटे छोटे छत्ते जो हनी के होते हैं, अगर एक ब्लॉक को देखा जाए तो सबके जिस शेप को दिखाई दे रहा था कि पूरे पूरे हनी कॉम्ब में छोटे छोटे जो है ब्लॉक्स बने हुए, थोड़े छोटे छोटे रूम बने हुए। इसी वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया? सेल रखा गया, क्योंकि लैटिन में उस रूम को क्या कहा जा रहा है? लैटिन में सेल को सेल रूम कहा जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो सेल देखा वो कैसा सेल था? डेड सेल था। तो उसके बाद हमारे साइंटिस्ट दूसरे हैं, कौन है? एंटोन वैन इन्होंने एंटोन वैन यूनोक इन्होंने किस ईयर में दिया था? ये 1674 में। 1674 एंटोन वैन अपने 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की और इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल को देखा था एंटोन वैन ल्यूनोक ने। ठीक है, ये हम अच्छे से याद रखेंगे। तो सेल के बारे में देखिए, सेल क्या होता है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, या तो सेल में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे बने हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको कैसे दिखेंगे? जो सेल से या तो सिंगल सेल से बने हैं या कई सारे सेल को मिला के बने। कुछ ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल वायरसेस। वायरस क्या है? वायरस कैसा होगा? जो कि आपके सेल नहीं, सेल के कंपोनेंट जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से सिर्फ मिलके बना हुआ है। और एक एक्सेप्शन ही है वायरस। ठीक है, वायरस एक एक्सेप्शन एक तरीके से कि जब उसे हम एनवायरनमेंट में देखेंगे तो कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। और जब किसी के अंदर जाएगा, किसी होस्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह है, क्योंकि वो पूरा सेल नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, तो उसे हम एसेलुलर की कैटेगरी में भी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, वायरसेस को किसमें रखा गया है? कहीं कहीं वायरसेस को ये सेलुलर कहा जाता है। ठीक है, वायरस को कहीं ये सेलुलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किससे बना हुआ है? वायरस सिर्फ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। ठीक, अब हम सेल के बारे में देख लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कई सारे सेल से बनते हैं। तो एक टर्म आएगा इसमें आपके यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर यानी सेल, है ना। सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है वो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर कहलाएगा। सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो होगा उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? अमीबा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो सकता है ना, बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, वो बैक्टीरिया ही होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया ही है, एक तरीके का बैक्टीरिया ही है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब मल्टी सेलुलर में अगर देखें तो मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। तो कई सारे सेल से जुड़ के जो ऑर्गेनिज्म बना होगा उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? ह्यूमन, ग्रास,
प्लांट, है ना, बहुत सारे हैं। तो वो क्या है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कई सारे सेल से मिलकर बने। इसमें क्या होता है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, इस एक सेल के अंदर पूरी प्रॉपर्टी, एक सेल है जिसका न्यूक्लियस और इसके ऑर्गेन्स वगैरह होंगे, इस एक सेल से वो रेस्पायर भी करेगा, उसी एक सेल से वो डाइजेशन भी करता है, उसी एक सेल से में वो रिप्रोडक्शन भी करता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, हमें ग्रुप ऑफ सेल जो है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में रहते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। यानी कुछ ग्रुप ऑफ सेल रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ जो है डाइजेशन का काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारी पूरे बॉडी में एक या मान लो हम लोग मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं, तो क्या 4 या 5 या 100 सेल से मिलके बने? नहीं, इतने बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। अब हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेशन का पोर्शन अलग ही, पूरा सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहा है, एक सिस्टम, एक मेटाबॉलिज्म को देख रहा है हमारी बॉडी। जैसे डाइजेशन को एक लाइफ प्रोसेस को अलग देख रहा है, एक दूसरा लाइफ प्रोसेस है सर्कुलेशन, उसके लिए हार्ट या ब्लड वेसल्स है वो सर्कुलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, अलग अलग सेल से मिले हुए जो ऑर्गन, अलग अलग सेल से जो टिश्यू बने हैं, ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन सिस्टम बने हैं, उसके बाद क्या बन रहा है, हमारी पूरी बॉडी का सेल है और अलग अलग हमारा बॉडी फंक्शन करता है। ठीक है, सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन अलग है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक ही सेल से क्या होगा, एक ही सेल से सारे काम हो रहे हैं। एक सेल, जैसे अमीबा में हम देखते हैं, अमीबा क्या कर रहा है, अमीबा का रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, फीजन के, इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, ये ब्रेक करेगा और दो हो गया। एक ही सेल था, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं इसमें प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, डाइजेशन, इसके अंदर इसके पास माउथ भी नहीं है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा, ये क्या करेगा, प्रे को इन्वेल्व कर लेगा, फिर ये स्यूडोपोडिया भी हट जाता है, उसका हाथ जैसा स्ट्रक्चर जो बनता है कभी, और वो गायब भी हो जाएगा। एक फिक्स कोई शेप नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है उसके लिए, ये माउथ यही है इसका। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एफिशिएंट होते हैं, बट ये है कि बहुत डेवलप्ड नहीं होते हैं, सिर्फ सस्टेनेबल है, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम सेल की बात करें तो सेल का शेप अगर देखा जाए तो सेल शेप के बेसिस पे भी डिवाइडेड है। जैसे सेल शेप के बेसिस पे डिवाइडेड है या नहीं है, कैसे, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो रॉड शेप भी आना होता है सर, है ना, रॉड शेप होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल शेप होगा, और विब्रियो यानी कॉमा शेप होगा, ठीक, और स्पाइरल यानी स्पाइरल शेप होगा, ठीक। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ब्रांच भी होते हैं, कुछ अनब्रांच भी होते हैं, ब्रांच सेल भी होते हैं, है ना, ब्रांच सेल भी होते हैं, ब्रांच शेप में भी आते हैं, कुछ अनब्रांच भी होते हैं, कुछ सबके। अब हम अगर अपनी पूरी बॉडी में अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इलोंगेटेड सेल भी हैं। जैसे अगर हम न्यूरॉन को देखें, आरबीसी को देख रहे हैं, हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल है ना, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, आरबीसी सबसे छोटा सेल है। वहीं आप अपनी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल को देखोगे तो क्या है, इलोंगेटेड है। अगर ओवम और स्पर्म का देखें तो ओवम क्या है, लार्ज होता है, और स्पर्म जो है इस तरीके से, है ना। अगर शेप में अंतर देखोगे तो शेप में बहुत अंतर है। अगर बैक्टीरिया की बात करें, कॉमा शेप के बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, ये विब्रियो है ना, कॉमा शेप। स्पेरुलम क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्पाइरल शेप में, स्फेरिकल यानी सर्कल, ठीक। ऐसे हमारी बॉडी में जो सेल है वो अलग अलग शेप में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप में पाया जाता है। क्लियर है। अब एक दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं, जैसे हमने अभी
फर्स्ट बेसिस क्या था कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था कि अगर सिंगल सेल पाया जाएगा तो क्या कहेंगे यूनिसेलुलर, और अगर कई सारे सेल पाए जाएंगे तो मल्टीसेलुलर। अभी हमने देखा शेप के बेसिस पे, अब एक डेवलपमेंट के बेसिस पे देख लेते हैं। अगर न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डेवलप होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी पुराना या अनडेवलप्ड, है ना, अनडेवलप्ड। और कैरियो में, कैरियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, यानी इसके पास जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं, अच्छे से डेवलप नहीं होगा। उसका क्या सेंस है, अनडेवलप्ड, मतलब ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, ना ही इस सेल के अंदर ऑर्गेनल्स ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें आपके पहला पॉइंट तो ये है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स बहुत कम होते हैं, जैसे सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70 एस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ राइबोसोम इस तरीके से पाया जाता है इसके फंक्शन के लिए। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में यू का मतलब क्या होता है, एडवांस, कैरियो यानी न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। एडवांस न्यूक्लियस यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस, राइट। एडवांस न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। डेवलप्ड न्यूक्लियस का क्या कहने का मतलब आ रहा है कि अगर ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है ना, न्यूक्लियर एनवलप भी पाया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं, पूरी तरीके से ये क्या होता है, डेवलप होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपिटल, ठीक है। और उसके अलावा इसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक, पेरोक्सिसोम, बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी। ये क्या है, ये तो आप जान ही रहे हो, इसको हम न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये सेल है, ये सेल वॉल, ये साइटोप्लाज्म भी कहिए, ठीक है। सेल वॉल, अगर वो बैक्टीरिया से सेल वॉल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अगर बैक्टीरिया तो उसका सेल वॉल अलग चीज से बना होगा, अगर वो प्लांट है तो उसका सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट होगा, अगर वो एनिमल है तो उसके पास सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक। इसमें आपके ऐसे राइबोसोम बनते हैं। क्या यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में राइबोसोम होगा, ये ईआर पे पाया जाता है, हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर पे राइबोसोम पे पाया जाता है। और जितने यूकैरियोटिक होते हैं उनका जो राइबोसोम होता है, जितने हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका राइबोसोम 80S टाइप होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा, यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इसमें आपके देखोगे ऑर्गेनल्स में राइबोसोम है, इसमें ऑर्गेनल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी, ठीक। अभी हम डिटेल में जब एक एक पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक यानी जिसका ऐसा कोई सेल जिसका न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। जितने लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर
प्रोकैरियोटिक इन नेचर। उनका जो बैक्टीरिया है जनरली वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जितने बैक्टीरिया हैं वो सब आपके प्रोकैरियोटिक होंगे। ठीक है, जनरली सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक, और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा बताइए। एनिमल्स, एनिमल्स डायरेक्ट एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट, सब है। ठीक, और वायरसेस को हमने तो स्टार्टिंग में बताया, वायरसेस जो है ना है वो आपके सेलुलर में आ रहा है, यानी सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो इसकी बात नहीं करेंगे। बैक्टीरिया कैसा होगा, जनरली प्रोकैरियोटिक होगा, और जितने बाकी किंगडम्स पढ़ेंगे हम आगे, प्रोटिस्टा, फंगस, जितने भी तरीके के फंगस हैं, एनिमल है, प्लांट है, वो सब कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। और एक्सेप्शन हर जगह होता है, एकाक अगर आप पढ़ेंगे कहीं तो आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, सेल के बारे में डिटेल। अभी तो हमने सिर्फ सेल और उनका क्लासेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि सेल को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है।